हेलो एंड वेलकम इन यूथ अकेडमी। तो आज की क्लास हमारी स्टार्ट होगी इंडियन पॉलिटी एनसीईआरटी से ऑफ क्लास 11th। तो हमने क्लास 11th की एनसीईआरटी की जो पॉलिटी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क करके जिसका बुक का टाइटल है, उसमें हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। उसमें हमने वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ 4 फंक्शंस पढ़े थे। अगर उसको हम रिकैप करें, जो हमने पार्ट 1 में जितना हमने पढ़ा था, इफ वी रिकैप अपॉन दिस, तो हमने पहले ये देख लिया था कि ये जो हमारी एनसीईआरटी पॉलिटी है क्लास 11th की, वो किस हिसाब से हमें हमारे यूपीएससी की जर्नी में हेल्प करेगा, कैसे वो हमारी एनसीईआरटी पॉलिटी का फाउंडेशन स्टैब्लिश करेगा। उसमें हमने देखा था ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग का इवोल्यूशन एंड फीचर्स पढ़ेंगे। तो ये पूरी जो किताब है हमारी उसी पे बेस्ड होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे ये पूरी सोसाइटी बनी है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस की बात करें तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था कि इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू लुक अपॉन एंड व्हाट वी अंडरस्टैंड आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर। तो इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प इन डे टू डे बिजनेस ऑफ द सोसाइटी एंड व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसी से हमारा पहला कुछ स्टार्ट हुआ था, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इसमें हमने पढ़ा था व्हाट आर इट्स फंक्शन, पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, उसके फंक्शंस क्या हैं, ये सब हमने इस पर देखा था। फिर वो कैसे रोल, व्हाट रोल डज इट परफॉर्म इन द सोसाइटी में, और कैसे वो डे टू डे एग्जिस्टेंस के लिए रेलिवेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड असोरेंस टू द सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। फिर हमने इसमें डाइवर्सिटीज़ के ऊपर देखा था कि कैसे डिफरेंट, जैसे इंडिया एज अ डाइवर्स कंट्री, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक हार्मनी एंड ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करता है इक्वालिटी एंड फ्रीडम के साथ। इसमें हमने फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, तो प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमम कोऑर्डिनेशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कुछ ऐसे बेसिक रूल्स इस्टेब्लिश करता है जो हमें मिनिमल कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। वी टॉक अबाउट द इंडिया। साथ ही साथ हमने देखा था सेकेंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी। इफ़ वी टॉक अबाउट दिस रिगार्ड, तो हमें पता है कि जैसे कि लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू मेक द डिसीजंस और द मेक द लॉज। तो जो लेजिस्लेचर बेसिकली द पार्लियामेंट हैव द अथॉरिटी टू इनेक्ट द लॉज, और यही लॉज होते हैं जो बेसिक रूल्स हमें प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारा मिनिमम कोऑर्डिनेशन होता है, सॉवरेंस इस्टेब्लिश होता है टू मेक अ हार्मनी इन द सोसाइटी। एंड दिस यही जो हमारा हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पेसिफाई करता है वही हमें एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है, अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ पावर देता है। ठीक है, तो दिस आर हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताते हैं कि गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा। अगर हम इलेक्शंस की बात करें, इलेक्शन हमारे जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस में देखा जाता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम देखा जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स, क्या सारे माध्यम जो हम देखते हैं वो सब देखते हैं। फिर साथ ही साथ थर्ड फंक्शन देखें, सो थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट अ सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो लेजिस्लेचर की पावर वो अनलिमिटेड नहीं है, देयर इज सम लिमिटेशन अपॉन देयर पावर्स एंड देयर इज अ चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म बिटवीन द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। एंड देयर इज ऑल्सो अ फेडरलिज्म which we also known as separation of power between the state and the central and the state legislature, between the 3 subjects of central list, union list and the state list, or we can say send the central list, union list and the concurrent list, and fourth one is the residuary list. Okay, साथ में हमने फोर्थ फंक्शन पढ़ा, टू एनेबल द गवर्नमेंट फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी एंड क्रिएट अ कंडीशन फॉर द जस्ट सोसाइटी। हमने इसकी शुरुआत की थी कि कैसे इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन बहुत प्रेवलेंट था। फिर हमने देखा कि कैसे हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था, जो कि रिसेंटली यूपीएससी में 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया था, जो कि बेसिकली अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट था। कि मतलब बेसिकली इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था बिटवीन द वर्ना सिस्टम्स ऑफ शूद्रास अनटचेबल्स, उनके अगेंस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना कुछ किया था। साथ ही साथ हमें और भी पायनियर्स देखने को मिलते हैं टू एनिलिएट द सिस्टम ऑफ कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि कैसे इंडिया की एस्पिरेशंस क्या थी कि हमें पॉवर्टी को दूर करना है। हम अगर 5 ईयर प्लान्स के माध्यम से देखें तो हमें एग्रीकल्चरल मैक्सिमाइजेशन का था, इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन का था, इंडिया में मॉडर्नाइजेशन का भी चल रहा था। फिर 1990s के बाद हम देखते हैं एलपीजी का दौर चलता है, जिसमें ये सारे जो इंडिया के आप नीड्स एंड एस्पिरेशन देख रहे हैं उसी को फुलफिल कर रहा है कैसे गवर्नमेंट, वो हमारा फोर्थ फंक्शन में आ रहा था।
फिर इसके बाद हमने फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल पढ़ा, इसी में हमने पॉलिटिकल आइडेंटिटी पढ़ा, फंडामेंटल आइडेंटिटी से लिंक थी हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी। इसके साथ हमने मोरल आइडेंटिटीज़ पढ़ी, हमने नेशनल आइडेंटिटीज़ पढ़ी, ये सब हमने, जैसे कि पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़, फ्रीडम कैसे पॉलिटिकल आइडेंटिटी है बेसिकली विच वन परस्यू इंडिविजुअल एस्पिरेशन गोल्स एंड द फ्रीडम इन द पॉलिटिकल सेटअप। फिर उसके बाद हमने कॉन्स्ट्रेंट पढ़ा, साथ ही साथ हमने मोरल आइडेंटिटी पढ़ी कि हम अपना तो राइट एंड रॉन्ग का जो हमने स्टेटमेंट देखा था कि मोरल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, कि हमें पता हो क्या राइट एंड रॉन्ग है। वही एथिकल एस्पेक्ट का मतलब देखें कि हम हमेशा राइट एंड रॉन्ग समझ सकते हैं थ्रू द टाइम एंड स्पेस, हम हमेशा एथिकल रह सकते हैं। इसका मतलब हमारा जो कंडक्ट है वो हमेशा सेम रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सिचुएशन। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द मोरल एस्पेक्ट, तो मोरल में जो हमारी राइट एंड रॉन्ग है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई एंड चेंज हो सकते हैं। तो वही हमने देखा कि कैसे मोरल आइडेंटिटी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है इंडियन को एज अ फंडामेंटल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंड द मोरल आइडेंटिटी। अगर हम नेशनल आइडेंटिटी की बात करें तो एज वी आर इफ वी वेंट इन अनदर कंट्री, तो हम अपने आप को एज अ इंडियन सिटीजन इंट्रोड्यूस करते हैं, नॉट एज अ पंजाबी, बंगाली, बिहारी, राजस्थानी। हम ऐसे कोई इंट्रोड्यूस नहीं करते। वी कॉल आवरसेल्फ एज अ इंडियन सिटीजन्स, मतलब वी होल्ड द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। और हमने ये भी देखा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए हुए कि सिटीजनशिप कैसे लेना है, कैसे वायलेट हो रहा है सिटीजन, उसमें हमने देखा एथिकल जो रिलीजियस एस्पेक्ट है वो हमारा इसमें नहीं आता है टू ग्रांट अ सिटीजनशिप टू पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो इसमें हमने देखा कि कैसे कास्ट बेस्ड कोई सिटीजनशिप का करेक्ट क्राइटेरिया नहीं है, तो उसको बेसिकली वो हमारे डिस्क्रिमिनेशन का था, वही हम कास्ट को एलिमिनेट करना है जिससे जस्ट सोसाइटी आ सके। साथ ही साथ हमने सिटीजनशिप पे भी देखा ऐसा कास्ट का कोई बैरियर नहीं है सिटीजनशिप के प्रोविजंस में, एलिजिबिलिटी में, तो वही हमारी मॉरल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ हमारी नेशनल आइडेंटिटी भी देखने को मिलती है। फिर हम अब आते हैं अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा ब्रॉडर टॉपिक था, उसमें हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन एंड असोरेंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन एंड असोरेंस टू द सिटीजन। उसी के हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन में अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी क्या है, और इस अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक में हम उसके हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स पढ़ेंगे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस पढ़ेंगे, तो हम सारे ये ब्रॉड टर्म्स देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर आवर चैप्टर From here, officially, our chapter started. This is called our second part of chapter 1, because in first part, I already summarized all the topics we already have covered in part 1. So let's start for this chapter. So, फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म हमने देख लिया। फंक्शन एक वाई मोस्ट सोसाइटी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो इसके फंक्शंस हमने पढ़े, जो 4 फंक्शंस पढ़े थे, कोऑर्डिनेशन, लिमिटेशन एंड हु हैव द पावर टू मेक लॉज एंड द जस्ट सोसाइटी प्रोवाइड करनी। तो ये जो हमने सारे फंक्शन 4 फंक्शन देखे, तो इससे हमें पता चल रहा है कि एक सोसाइटी को फंक्शंस क्यों चाहिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, उसके फंक्शन के हिसाब से हमें पता चला कि एक सोसाइटी को उसके कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। बट देयर इज अ थ्री फर्दर क्वेश्चंस वी कैन आस्क अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, इज अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट। तो हम इसमें आप देखेंगे हमने जितने भी फंक्शंस पढ़े थे, उस फंक्शंस को हम एक डिफरेंट क्वेश्चन से अराइज होते हुए एक सॉल्यूशन की तरफ जा रहे थे। इसमें भी हमने पहले पढ़ा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, what role constitution perform in a society and how constitution is important for the existence of the individuals, इन सब की क्वेश्चंस की बात की। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन के दिस एंड दिस फंक्शन है, लेकिन बेसिकली ये फंक्शंस तो है, लेकिन ये फंक्शंस जो उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं बेसिक रूल्स, ये कौन लाया, बेसिकली किसके पास अथॉरिटी थी, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूशन को, और बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। साथ ही साथ इसके इफेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है क्या, ये रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, या मिक्सचर ऑफ बोथ है, क्या ये थ्रू टाइम एंड स्पेस ये एप्लीकेबल होता है थ्रू द अमेंडमेंट। जैसे कि हमें पता है अमेंडमेंट के थ्रू हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग द नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी। साथ ही साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट, क्या कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है, बायस्ड है या अनबायस्ड है। तो ये सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। अगर इसमें हम देखें इन मोस्ट द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज compact document that comprises a number of articles about the state। अगर इसको हम ऐसे बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ये इसका आंसर दे रहा है व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन का आंसर दे रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। इन मोस्ट कंट्रीज
Constitution is a compact document that comprises a number of articles about the state, specifying how the state is to be constituted and what norms it should be followed. ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, एक कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स मिलते हैं, जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं। तो इसके साथ साथ हमें इन आर्टिकल्स के जरिए हमें पता चलता है कि स्टेट कैसे बनेगा, स्टेट के पास कौन कौन से पावर्स होंगे, कैसे वो परफॉर्म करेगा, कैसे गवर्नेंस करेगा, कैसे एडमिनिस्ट्रेट करेगा। तो ये सारे फंक्शंस इसमें लिखे होते हैं। व्हेन वी आस्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री वी यूजुअली रेफरिंग टू द डॉक्यूमेंट। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड सुनते हैं और ये बोलते हैं कि पर्टिकुलर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उससे हमें ये समझ में आता है कि कोई डॉक्यूमेंट होगा, मतलब मीन्स एक डॉक्यूमेंट एक बुक के फॉर्म में होगा, ऐसे कुछ बुक के फॉर्म में होगा जिसमें बहुत सारे कुछ लिखे होंगे आर्टिकल्स, और एक पेज होगा, बहुत सारे मल्टीपल पेज होंगे, जिससे ये पूरा ऐसे बुक कंपाइल हुआ होगा। तो हमें ऐसा कुछ लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होगा अ काइंड ऑफ अ बुक, अ रूल बुक फ्रॉम विच अ सोसाइटी गवर्न बाय द गवर्नमेंट। तो यही कुछ होगा। तो इसमें बट सम कंट्रीज, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, ऐसा होता है बट देयर इज अ एक्सेप्शन। बट सब कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम फॉर इंस्टेंस डू नॉट हैव अ वन सिंगल डॉक्यूमेंट दैट कैन बी कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। यूनाइटेड किंगडम की बात करें, यूनाइटेड किंगडम के पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको हम एक कॉन्स्टिट्यूशन कह सकें। यूनाइटेड किंगडम फॉर इंस्टेंस डू नॉट हैव अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल डॉक्यूमेंट, उनके पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया हैव अ सिंगल डॉक्यूमेंट, जो अभी हमने पिक्चर में देखा वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो इंडिया के पास पूरा एक कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट का बुक है पूरा, जिसमें पूरे आर्टिकल्स, पार्ट्स, उसके शेड्यूल्स लिखे गए हैं। और लेकिन अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो एक एक्सेप्शन ये है कि यूनाइटेड किंगडम के पास उनका कोई एज सच सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकें। Rather, they have a series of documents and decisions that taken collectively are referred as the constitution. मीन्स उनका ऐसे कोई एक समय पे बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं गया था, उनके कॉन्स्टिट्यूशन टाइम के साथ इवॉल्व होते गए हैं। मतलब जब भी कुछ नए जजमेंट्स पास होते तो वो एक पेपर में लिख के उसको उसी अलग जगह रख देते हैं। तो एज सच बुक नहीं है यूनाइटेड किंगडम के पास, बट उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि मैनी मल्टीपल सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स में दिखे जा सकते हैं, उन्हीं को वो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वी कैन से द कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट। अब ये तो नहीं बोल सकते कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि मतलब एक सिंगल लार्ज डॉक्यूमेंट है, अब ये नहीं बोल सकते क्योंकि वी ऑलरेडी सॉ द एक्सेप्शंस हियर अबाउट द यूनाइटेड किंगडम which do have a constitution, but it is not a single document constitution, but there is a multiple series of documents. तो हम अब क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर पहले हमने इतनी बात कर ली थी, फिर यूनाइटेड किंगडम का एक्सेप्शन इसमें ऐड किया, और सेट ऑफ अ डॉक्यूमेंट दैट सीक्स टू परफॉर्म द फंक्शन दैट वी मेंशन्ड अबव। मेंशन्ड अबव मतलब दैट सीक्स टू परफॉर्म अ फंक्शन टू गवर्न अ सोसाइटी, to set a norms to run a state, and what is state, how the state get the power and legitimacy। ये basically ये broader बात करते हैं हम। and limitation too, the most important is limitation, limitation पे power होना authority पे, ठीक है। ठीक है। but many constitutions around the world exist only on papers, they are mere words existing on अटैचमेंट। क्रूशियल क्वेश्चन इज हाउ इफेक्टिव द कॉन्स्टिट्यूशन इज। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया, अब आपको लग रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन को मैनी सेंचुरी तक फॉलो किया जाएगा या उसको हटा दिया जाएगा, क्या ये इफेक्टिव डॉक्यूमेंट है, क्या ये टाइम के अकॉर्डिंग सिटीजन्स की नीड एंड एस्पिरेशन को टैकल कर रहा है कि नहीं, क्या एक ये डेड डॉक्यूमेंट है या लिविंग डॉक्यूमेंट है। जो हम इसी बुक के क्लास 11th की लास्ट चैप्टर तक पहुंचेंगे तो वहाँ पर हमें पता चलेगा हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ओके, इट इज़ अ नॉट अ डेड डॉक्यूमेंट। सो व्हाट मेक इज इफेक्टिव, इसको इफेक्टिव क्या बनाया जाता है, ensures that it has a real impact on the lives of the people। कैसे वो इंश्योर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव डिपेंड्स अपॉन द मैनी फैक्टर्स। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि डिपेंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के इफेक्टिवनेस को। मोड ऑफ प्रोमोलगेशन का वर्ड है, अगर हम देखें मोड ऑफ प्रोमोलगेशन, अगर प्रोमोलगेशन की मीनिंग देखें तो इसका मतलब बेसिकली होता है फॉर्मल डिक्लेरेशन, और वी ऑल्सो कैन अनाउंसमेंट की बात होती है टू द पब्लिक को अनाउंसमेंट किया जाता है। ये जो हम पॉलिटिकल सेटअप पे बात करते हैं प्रोमोलगेशन के इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में, हम देखते हैं कि ऑर्डिनेंस सिस्टम होता है हमारा,
जब हमारी जो लोकसभा मतलब बेसिकली पार्लियामेंट हमारी नहीं मतलब बेसिकली लोकसभा, जब हमारी लोकसभा रिसेस पे रहती है या वो सेशन में नहीं रहती, तब ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के द्वारा लाया जाता था। हम कहते हैं ना प्रोमोगुलेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस। तो उसमें हम आर्टिकल 123 में हम प्रेसिडेंट की पावर पढ़ते हैं ऑर्डिनेंस पे लेके। फिर हम गवर्नर के बारे में भी पढ़ते हैं अंडर आर्टिकल 213 में, ये हमारे ऑर्डिनेंस की पावर है, ठीक है। तो यही प्रोमोलगेशन का मतलब बेसिकली होता है अ फॉर्मल डिक्लेरेशन और अनाउंसमेंट, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि वो इफेक्टिवनेस कैसे पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, हम यही पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने देखा कि देयर इज अ मैनी फैक्टर्स। तो हमने फर्स्ट फैक्टर पे आए हैं मोड ऑफ प्रोमोलगेशन, कि वो किस हिसाब से, कौन सा ऐसा मोड है जिससे वो डिक्लेरेशन ऑन द अनाउंसमेंट कर रहा है टू द पब्लिक, ओके। तो इसमें हम देखते हैं दिस रिफर्स टू हाउ कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू बीइंग। और सिंपल भाषा में देखें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे, उसका मोड क्या था आने का। तो ये भी हमारा एक फैक्टर बताता है कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इफेक्टिव, ठीक है। हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव। तो मैंने आपको पहले ही बोला कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने, उसके पास कौन सी अथॉरिटी थी, अथॉरिटी किसने दी उनको कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, और उनके पास कौन सी पावर्स थी कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो ये देयर इज अ डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस हु बेसिकली कम अप विद अ सॉल्यूशन टू। तो इन मैनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स डिफरेंट बिकॉज दे आर क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स। डिफंक्ट था क्योंकि हमने बहुत जगह देखा मिलिट्री लीडर्स के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। लीडर्स हु आर नॉट पॉपुलर एंड डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कैरी द पीपल विद देम। जो पॉपुलर नहीं थे बेसिक पब्लिक का बेसिकली उनके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं थी, क्योंकि लेजिटिमेसी आपको तब आती है जब आपको पब्लिक आपको एग्री करती है कि आप पावर में आए, आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में आते हैं, आपको पब्लिक फॉर्मली वो पावर देती है ताकि आप उन्हीं पे बेसिक मिनिमम रूल्स के साथ गवर्न कर सकें। तो ये सारे क्वेश्चंस अराइज हुए हैं। Most successful constitution like India, South Africa, United States are constitution which are created in the aftermath of the popular national movements. अब जो आप सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया ने ऑलरेडी इंडिया इंडिपेंडेंस देखा था फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ठीक है। ब्रिटिश रूल से उन्होंने अपने आप को आज़ादी पाई थी 1947 में। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू होता है, जिसके बाद हमारे जनरल इलेक्शंस होते हैं, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इफेक्टिव हो जाता है। तो हमने देखा आफ्टर मैथ ऑफ द पॉपुलर नेशनल मूवमेंट की बात हो रही है। तो बेसिकली देखिए, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की भी बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। उसके बाद जो 1789 में आया था, उसके बाद ही उनका फ्रेंच लोगों का भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जिन्होंने अपना लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी का 3 प्रिंसिपल्स लेके आए थे। साथ ही साथ देखें तो हमारा जो अमेरिका का था, अमेरिका के रेवोल्यूशन की भी बात हुई है। यहाँ पर हमारा जो साउथ अफ्रीका का पढ़ेंगे, जब अपार्थाइड मूवमेंट हमने साउथ अफ्रीका की 7th क्लास या 7th क्लास में हमने कहानी पढ़ी थी, जहाँ पर नेल्सन मंडेला जी ने अपार्थाइड मूवमेंट के अगेंस्ट स्ट्रगल किया था। फिर उसके बाद ये पॉपुलर स्ट्रगल्स के बाद उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो जो ये हमारे जो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं ना, जब ये बहुत एक लंबे रेवोल्यूशन के बाद बनाए जाते हैं ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो कैसे बहुत ही इफेक्टिवली पब्लिक के ओपिनियंस, एस्पिरेशन एंड नीड्स को भी टैकल करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मली क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मली क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिटवीन दिसंबर 1946 से नवंबर 1939। इट ड्रॉ अपॉन अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, हैड अ रिमार्केबल हिस्ट्री ऑफ। हम बेसिकली इंडियन इंडिपेंडेंस की पूरी हिस्ट्री पढ़ते, तो उसमें हम देखते हैं कि कैसे इट इज़ अ सीरीज ऑफ लॉन्ग स्ट्रगल। बेसिकली 200 सेंचुरीज तक ब्रिटिश ने हम पे रूल किया। जो बेसिकली फॉर्मली हमारा 1857 के विद्रोह से हमारा ये जो नेशनल मूवमेंट का ये पूरा जो चल रहा है, वो हमारे लास्ट में जाकर 1947 में हमें आज़ादी मिली। तो ये हमारा पूरा अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। नो लाइक दैट इट वॉज ड्रॉन बाय द पीपल हु एंजॉय इमेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी। अब मैंने आपको लेजिटिमेसी की बात की। लेजिटिमेसी होना बहुत ज़रूरी होता है
लेजिटिमेसी के बिना आप बेसिकली इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, आप ज़्यादातर पावर में नहीं रह सकते, आप कंट्रोल नहीं कर सकते पीपल्स का। जब तक आपको पीपल अपने सहमति से आपको पावर नहीं देती, आप नहीं आ सकते सत्ता में। तो ये बेसिकली वही बात हो रही है कि इट वॉज ड्रॉन बाय द पीपल हु एंजॉयड इमेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी, ठीक है, who had the capacity to negotiate and command the respect of the wide across section of the society, were able to convince the people constitution was not an instrument for the aggrandizement their personal powers. Final document reflected the broad national consensus at the time. Broad national consensus at the time से मतलब क्या है, जब आफ्टर मतलब तो पॉपुलर नेशनल स्ट्रगल स्टार्ट होती है तो आपको पता चल जाता है नेशनल स्ट्रगल के समय में ही कि बेसिकली पीपल किस लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अब वो स्ट्रगल जब वो चल रही है और उसके बाद आपको आज़ादी मिली, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना तो आप उस कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविज़न बहुत ही इफेक्टिवली एंड ध्यान से डालेंगे जिसके अगेंस्ट रेवोल्यूशन चला था। तो ये बेसिकली आपको एक लेजिटिमेसी भी प्रोवाइड करिए, क्रेडिबिलिटी भी प्रोवाइड करिए और एक ब्रॉड कंसेंसस भी प्रोवाइड करिए पीपल का, ताकि ये लंबे लॉन्ग रन तक चले। तो इससे हमारा इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पता चलता है। तो जो हमारा मोड ऑफ प्रोमulgation था बेसिकली हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू बीइंग, तो उसमें हमें पता चलता है कि वो ब्रॉडर कंसेंसस ऑफ द पीपल का था वहाँ पर, तभी वो एक इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन बना है। वल्लभ भाई पटेल जो यूनिटी स्टैचू बना है उन्हीं के नाम पे, जो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने बेसिकली इंडिया को बाल्कनाइजेशन से होने को बचाया। कैसे उन्होंने प्रिंसली स्टेट एंड प्रोविंसेस को एक साथ इकट्ठा किया और इंडिया एज अ कंसोलिडेट इंडिया का निर्माण किया। तो देयर इज अ ह्यूज रोल ऑफ आर ऑनरेबल वल्लभ भाई पटेल जी का, जिन्होंने इंडिया को एज अ कंसोलिडेट इंडिया एंड इंडिया ऑफ वन लैंड का द फुल फ्लेज रेफरेंडम का मतलब होता है डायरेक्ट डिसीजन ऑफ होम, डायरेक्ट डिसीजन ऑफ द पब्लिक मासेस, ठीक है, पब्लिक और मासेस। इसमें हम रेफरेंडम का अगर हिंदी डिक्शनरी है जनमत संग्रह, ठीक है, जनमत संग्रह, तो मतलब द डायरेक्ट डिसीजन ऑफ द मासेस, डायरेक्ट डिसीजन मतलब पब्लिक, उसमें एक क्वेश्चंस मतलब लीडर के थ्रू और द वॉट एवर हु इज गोइंग टू बी इन द पावर, वो एक क्वेश्चन डालते हैं कि एक पर्टिकुलर लॉ बनना चाहिए, तो वो डायरेक्ट एक पब्लिक से, एक सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी से पूछते हैं कि या क्या ये लॉ या ये क्या बिल पावर में आना चाहिए। तो वो एक एक करके सब अपने डिसीजन बताते, तो उसे रेफरेंडम कहा जाता है, जो जनमत संग्रह होता है, जो कि डायरेक्ट डिसीजन ऑफ द पब्लिक और द मासेस का ओपिनियन होता है। बट ये आपको जैसे कि पता है, ये सिटी, आप ग्रीक सिटी स्टेट की बात करेंगे तब रेफरेंडम का बहुत चलता था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात होती थी, रेफरेंडम की बात होती थी। बट इंडिया एज अ बिग कंट्री, क्या आप एक पब्लिक से पूछ सकते हैं रेफरेंडम के थ्रू के ये पर्टिकुलर बिल अगर 3 फार्म बिल के बारे में बात करें तो 3 फार्म बिल पे क्या आपको लग रहा था कि पूरे इंडिया के एक सिटीजन से पूछा जा सकता है कि बिल आना चाहिए? अगर रेफरेंडम कराने लग जाती इंडिया तो क्या ये बिल अभी तक पास हो पाता? अभी तक तो रेफरेंडम ही चल रहा होता, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये रेफरेंडम का जो पॉलिटिकल वेपन है, जो पॉलिटिकल टूल है, वो बेसिकली सोसाइटी उस पर्टिकुलर स्टेट की टेरिटरी को देख के और उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नेवर सब्जेक्टेड टू सच अ रेफरेंडम बट नेवरदलेस कैरिड अ नंबरस पब्लिक अथॉरिटी। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी जो हमारी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो बेसिकली रेफरेंडम के थ्रू नहीं आई थी, बट वो पब्लिक की डायरेक्ट क्रेडिबिलिटी और डायरेक्ट अथॉरिटी के दौरान पे आई थी, बिकॉज इट हैज़ द सेंसेस बेकनिंग ऑफ द लीडर्स हु वर देमसेल्व्स पॉपुलर। अब ये हमें कैसे पता चला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास क्रेडिबिलिटी, लेजिटिमेसी और द पब्लिक का अथॉरिटी है? क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जितने भी लीडर्स थे वो पॉपुलर थे, वो बेसिकली पॉपुलर नेशनल मूवमेंट में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, जिस भूमिका के द्वारा उनको पता चला कि उनके पास मासेस का ब्रॉडर कंसेंसस है टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, जो कि मूवमेंट में इतने ज़्यादा ही फोर्थ फ्रंट पे थे, वो बेसिकली फ्री इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने। बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, वो जो सारे स्ट्रगल्स के दौरान, इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान जब चल रहे थे, उसके बाद देखते हैं तो वो सारे पावर्स में आते हैं, वही आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज में होते टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्री इंडिया। All the constitution itself was not subject to a referendum. The people adopted, okay, तो
रेफरेंडम का कोई प्रोविजन नहीं था, क्योंकि आपको पता है रेफरेंडम एक स्मॉल टेरिटरी और पॉपुलेशन के हिसाब से की जाती है। इंडिया इज अ बिग कंट्री और लार्ज लैंड मास, वहाँ पर रेफरेंडम का कोई टूल ही नहीं आता। तो पीपल, तो जो बेसिकली जो स्ट्रगल में हमारे जो लीडर्स थे, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में जो लीडर्स थे, बेसिकली वही कॉन्स्टिट्यूशन में असेंबली में थे, वही फिर बाद में जाके लीडर बने। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इफेक्टिवनेस है, उसी से पता चल रहा है कि जिसके लिए हमने लड़ाई की थी, बेसिकली फ्रीडम के लिए लड़ाई की थी इंडिया के, वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जाके वही हमारी स्पिरिट बनती है कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर वो उसी स्पिरिट के थ्रू हमारा फ्री इंडिया गवर्न करता है। और जो लीडर्स का जो लीडर्स का पूरा विजन था, ब्रॉडर विजन था, जो कि पब्लिक के कंसेंसस, ब्रॉड कंसेंसस से आया था, उसी से पता चल रहा है कि कैसे इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट में 1935, जो कि इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1935 से हमारे जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन है, जो द करंट कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से बहुत सारे प्रोविजंस लिए गए हैं। क्योंकि हमें पता है उस समय ही हमारे जो लीडर्स थे बहुत फोर फ्रंट में थे, मासेस के एस्पिरेशन एंड नीड्स के लिए लड़ रहे थे, मासेस के ओपिनियंस थे उनके पास मासेस की अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी थी। तो यहाँ पर हमारा डिबेट ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, देयर इज अ केस स्टडी। आप इसको एज अ केस स्टडी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं अपने एथिक्स में, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कुछ इफेक्टिवनेस से रिलेटेड, उसकी लेजिटिमेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो। ठीक है, तो ये देखिए नेपाल का हम देख लें तो हमारा इंडिया के साथ हमारी बॉर्डर है नेपाल, उसकी कैपिटल हमारी काठमांडू, फिर नेपाल के साथ बॉर्डरिंग है हमारी भूटान की। ठीक है, फिर नीचे में बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, साथ ही यहाँ पर हमारा चाइना भी है। और फिर यहाँ पर साथ हमारा क्या, उत्तराखंड का बॉर्डर है, और साथ ही साथ यूपी का बॉर्डर और बिहार का बॉर्डर भी हमारे साथ जाता है बॉर्डर में, यही देखते हैं। फिर साथ ही वेस्ट बंगाल का भी लगता है, एंड फिर यहाँ पर हमारा सिक्किम है, फिर यहाँ पर है हमारा अरुणाचल प्रदेश की अच्छी खासी बॉर्डर है। ठीक है, तो हमने देख लिया इंडिया का मैप। तो डिबेट ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन कैसे गठन हुआ। हमने क्लास 7th में हमने अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया था अगेंस्ट अपार्थाइड मूवमेंट। ओके, तो यहाँ देखते हैं, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ऑलवेज अ इजी स्मूथ अफेयर, नेपाल एग्जाम्पल कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। सिंस 1948 नेपाल हैड 5 कॉन्स्टिट्यूशंस। 1948 से लेके अभी तक नेपाल के पास 5 कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये कब थे, 1948, 1951, 1959, 1962 एंड 1990। बट ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ग्रांटेड बाय द किंग ऑफ द नेपाल। तो आपको पता है किंग हेरिडिटरी होता है, हेरिडिटरी नेचर होता है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि इनके पास पब्लिक का ब्रॉडर कंसेंसस नहीं था, पब्लिक की अथॉरिटी इनके नहीं दी गई थी, पब्लिक की इनके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं थी पब्लिक की, बेसिकली हेरिडिटरी थे। ठीक है, 1919 में कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस अ मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन। ठीक है, किंग कंटिन्यूड होल्ड फाइनल पावर इन मैनी रिस्पेक्ट। Many years Nepal faced military political agitations, restructuring government, main issue role monarchy का issue था। ठीक है, constitutional, some groups of Nepal wanted to abolish the institution of monarchy rule by the king। ओके, तो monarchy का यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा था, तो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट लाना चाहते थे कुछ लोग। ठीक है, तो सिर्फ द लिमिटेड मोनार्की विद रिड्यूस रोल ऑफ द किंग, तो उन्होंने लिमिटेड मोनार्की कर दिया, दे पुट द लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ द मोनार्की। तो किंग हिमसेल्फ वॉज नॉट रेडी टू गिव अप द पावर। ऑफकोर्स कौन रेडी होना चाहेगा कि अपने ही अनलिमिटेड पावर को लिमिट लगा दे, रिस्ट्रिक्टेड कर दे। तो ऑल ओवर द अक्टूबर 2002 में Constitution of monarchy established republic form of the government, believed that they saved the limited monarchy with the reduced role of the king. King himself was not ready to give the power, तो 1902 तो अक्टूबर 2002 में ही took all over the power of, ठीक है, उन्होंने सारे पावर ले लिए। तो पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन डिमांडेड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द नेपाल मोस्ट वो फोर फ्रंट ऑफ द स्ट्रगल, पॉपुलरली जैसे इंडिया के स्ट्रगल के दौरान में कांग्रेस एज अम्ब्रेला पॉलिटिकल पार्टी थी, जिसके अंदर सारे पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजीज आ जाती थी। Elected Constitution Assembly, finally under pressure of the popular agitation, king had to install a government accepted to the agitating party. Government stripped the king almost all power. 2018 में नेपाल emerged as a democratic republic after abolishing monarchy. Finally नेपाल adopted a new constitution 2015 में। तो 1948 से लेके कहानी चली, 2015 में जाके नेपाल का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्योंकि 48 से लेके 15 तक मोनार्की जो पावर में थी वो अपनी पावर में रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहती थी, अनलिमिटेड पावर चाहती थी, लिमिटेशन नहीं चाहती थी। बट जो मोनार्की के अगेंस्ट लोग लड़ रहे थे वो चाहते थे कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, तो उनको हटाने के लिए एक पॉपुलर एजिटेशन चला, मास मूवमेंट चला। उसके बाद किंग हटा, फिर वहाँ पर एक फाइनल फुल इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी आई। फिर हमारा
कहानी है नेपाल की। तो इंडिया में भी कुछ ऐसी हुआ था, ब्रिटिश रूल को हटाने के लिए हमारी कांग्रेस, जो कि एक अम्ब्रेला पार्टी जिसके अंदर सारे पॉलिटिकल पार्टीज आ जाते थे, उसके उन्होंने कैसे लड़ा। फिर उसके बाद जो पावर में थे, आप देखेंगे कि पिछले 3 to 4 जनरल इलेक्शन जो हमारे हुए थे, उसमें हमारी कांग्रेस पार्टी ही पावर में थी। उसके बाद मोरारजी देसाई थे जो नॉन कांग्रेस लीडर बने थे, पीएम। ठीक है, तो सब्जेक्टिविटी तो हमने पहले देख लिया कि इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे देख सकते हैं। देयर इज अ मैनी फैक्टर अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट फैक्टर ऑफ अमंग दिस आर द मोड ऑफ प्रोमोगेशन, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग। उसमें हमने पूरी कहानी देखी कि क्या क्या जो हमारे पॉपुलर, जितने भी सक्सेसफुल पॉपुलर कॉन्स्टिट्यूशन रहे हैं, वो बेसिकली आफ्टर द पॉपुलर स्ट्रगल के आफ्टर मैथ ही आए हैं। तो वही हमारे एक इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनके पास जनता जनार्दन का ब्रॉडर कंसेंसस होता है, अथॉरिटी होती है। ओके, ये आप, आई होप आप समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो सब्जेक्टिविटी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सेकंड फैक्टर हो जाता है अंडर द मैनी फैक्टर्स ऑफ द हाउ कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द इफेक्टिव। तो सब्जेक्टिविटी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, it is the hallmark of the successful constitution. Everyone in a society reason go along with its provision. Some reason, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितनी भी प्रोविजंस है, हर एक सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी का अपना कुछ रीजन है टू फॉलो दैट पर्टिकुलर प्रोविजंस. Constitution that, for instance, allowed permanent majorities to oppose minority groups. Constitutions that, for instance, allowed permanent majorities to oppress minority groups within society would give minorities no reason to go along with the provision of the constitution. अब सेम बात है, अब एक मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी को अप्रेस करने लगेगी, सप्रेस करने लगेगी, डोमिनेट करने लगेगी, पावर ऑफ द डोमिनेशन दिखाने लगेगी, तो उससे क्या होगा? माइनॉरिटी कम्युनिटी तो वही चाहेगी ना कि मैं क्यों जाऊँ, जो कभी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बेसिक रूल्स बने हैं मैं उनको फॉलो क्यों करूँ, जब वो मेरे ही नीड्स एंड एस्पिरेशन को फॉलो नहीं कर रहा, जब वो एक जस्ट सोसाइटी प्रोवाइड नहीं कर रहा जिसमें मेजॉरिटी सरप्रेस कर रही है माइनॉरिटी को। तो बेसिकली हमें पता चल रहा है कि प्रोविजन जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं वो सारे वेलबिंग ऑफ द ऑल सिटीजन ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री के आते हैं, ना कि मेजॉरिटी रूल बेस पे नहीं होता वो। Our constitution that systematically privileged some member at the expense of others, systematically entrench power of small group in society would cease to command allegiance. If any group feels that their identity being stifled, they will have no reason to abide by the constitution. Same वही कहानी रिपीट हो रही है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रिविलेज में लाएंगे। अभी आप श्रीलंका की कहानी पढ़ेंगे, जब मैं आप अपनी एनसीईआरटी की जो मैं स्टोरी सुना रही हूँ उसमें आप सिंहलीज के ऊपर पढ़ेंगे, तमिल सिंहलीज के ऊपर, वहाँ पर तमिल के ऊपर एंड सिंहलीज के ऊपर जो श्रीलंका के नेटिव लोग होते हैं। तो उसमें आप देखेंगे जो श्रीलंका गवर्नमेंट होती है सिंहलीज को ज़्यादा पावर देती है क्योंकि वो मेजॉरिटी में होते हैं और तमिल को कम पावर देती है। तो वहाँ पर कैसे अपना ही एक गृह युद्ध चल रहा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कैसे जब देयर इज अ डिवीजन बिटवीन द पावर हो जाता है बिटवीन द मेजॉरिटी एंड द माइनॉरिटी कम्युनिटी, देयर इज अ डोमिनेशन ऑफ पावर हो जाता है बिटवीन द मेजॉरिटी एंड द माइनॉरिटी कम्युनिटी, मेजॉरिटी कम्युनिटी डोमिनेट द माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के पास कोई रीजन नहीं रह जाता टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. नो कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ अचीव परफेक्ट जस्टिस, ठीक है. It has to convince the people that provide framework for pursuing basic justice. तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट जस्टिस नहीं करता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता है कि लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है. आपको लगता है कि लिखा हुआ डॉक्यूमेंट पूरे इंडिया के पीपल को एक साथ गवर्न कर लेगी. बेसिकली पीपल का फेथ होता है कि पीपल का फेथ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कम से कम वो बेसिक जस्टिस तो प्रोवाइड करेगी, हमें ऐसा फेयरनेस प्रोवाइड करेगी, एक जस्ट सोसाइटी प्रोवाइड करेगी. आपको पता है परफेक्ट जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर सकती लेकिन वो हमें एक ऐसा जस्टिस प्रोवाइड करेगी कम से कम हम इंसान को वो तो लगेगा कि वर्स्ट और वेरी वर्स्ट में वर्स्ट लेना सही है, ठीक है. तो यहाँ पर हम पढ़ पा रहे हैं, ठीक है. डू दिस थ्रू एक्सपेरिमेंट. आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द कंटेंट ऑफ सम बेसिक रूल्स इन अ सोसाइटी सच दैट दे गिव एवरीवन अ रीजन टू गो अलोंग विद देम. अब आप सोच के बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा रूल होना चाहिए जो सारे ईच एंड एवरी सिटीजन को कंपेल कर दे कि वो अबाइड करे इस प्रोविजन के को, ठीक है.
तो यहाँ पर देखते हैं, द मोर अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व द फ्रीडम एंड इक्वालिटी। अब इसमें आंसर आता है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि ऐसा कौन सा पावर होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो सारे इंडिविजुअल को एक रीज़न दे कि वो इंडिविजुअल उस कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करे, उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक रूल्स को अबाइड करे और उसके अगेंस्ट नहीं जाए, उसको वायलेट नहीं करे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाता है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करना चाहिए फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ इट्स ऑल मेंबर। तो यहाँ पर देखिए घूम फिर के हम फ्रीडम एंड इक्वालिटी की बात आ गए, जो हमारा स्पिरिट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स और स्पिरिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि हमारे बेसिकली एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है। ठीक है, of all its member it make more succeed. Does the Indian Constitution broadly speaking give everyone to go along with this broader outline? After studying this book one should be able to answer this question that in the affirmative. ठीक है, तो हमें पता है कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के पास बेसिकली पावर होनी चाहिए टू प्रिजर्व द फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तभी आपको पता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसमें सारे प्रोविजन इतने डिटेल्ड हैं कि वो जो पीपल के स्पिरिट के अगेंस्ट ना जाए, पीपल को एक जस्टिस इक्वालिटी एंड फ्रीडम प्रोवाइड कर सके, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का पूरा एक प्रोविजन है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिजाइन। तो हमारा थर्ड फंक्शन आ जाता है among the many function of the effectiveness of the constitution. We already talk about the कि पहले हमने बात किया there is a mode of promulgation, how the constitution came into being, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास बेसिकली अथॉरिटी है कि नहीं है। अगर हम बात करें तो हमने सेकंड फैक्टर में क्या पढ़ा था, सब्सटेंटिव पावर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सब्सटेंटिव प्रोविजंस का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या सिटीजन्स को एक ऐसा रीजन प्रोवाइड कर रहा है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन को ऐसा प्रोविजन प्रोवाइड कर रहा है कि सिटीजन उस कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करने के लिए अधीन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिकली सिटीजन्स के एस्पिरेशन है, नीड्स को जो टैकल कर रहा है सब्सटेंटिव प्रोविजंस के अंदर, वो हमारा एक सेकेंड फैक्टर बन जाता है इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिकली जनरेशन टू जनरेशन जो नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी वो चेंज होती रहती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपने अंदर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ अमेंडमेंट। अभी EWS का रिजर्वेशन आया, अभी आपने रिसेंटली जो 3 फॉर्म बिल आए थे वो हटे, तो EWS का रिजर्वेशन आया, महिलाओं को आरक्षित सीट दी गई। तो पहले तो नहीं चल रहा था, 2000 पहले की बात करें तो ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं था, बट आप देख रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, और जो अपने डिप्रेस क्लासेस हैं उनकी बात हो रही है। तो ये सारे हमारे प्रोविजंस आ रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि ये जस्ट सोसाइटी प्रोवाइड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ टू टेकल द नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी। तो हमारे हमें अपना सेकेंड पॉइंट देता है। थर्ड पॉइंट की बात करें, ये बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का एक बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन होगा तब भी वो हमें इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ कैसे, Constitution has often subverted not by the people but a small group who wish to enhance their own power. ठीक है, no single group can subvert the constitution. तो बेसिकली इसमें बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का मतलब क्या है, बेसिकली इससे हमें पता चल रहा है कि इक्वल लेवल ऑफ पावर होना चाहिए बिटवीन द ग्रुप्स। ऐसे यहाँ पे पूछा है ना कि सबवर्ट कौन करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ज़्यादातर स्मॉल ग्रुप्स के थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है, उसके बाद ही हमारा मास स्ट्रगल स्टार्ट होता है। लेकिन इसमें बोला गया है नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो कोई भी एक सिंगल ग्रुप इंडिविजुअली उसको सबवर्ट ना कर पाए। नो सिंगल इंस्टीट्यूशन रिक्वायर मोनोपोली ऑफ द पावर। कोई भी सिंगल इंस्टीट्यूशन के अंदर मोनोपोली नहीं होता। अब यहाँ पर हमारा आता है इंस्टीट्यूशन ऑफ चेक एंड बैलेंस, डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंस की बात। तब हमें पता है हमारे 3 ऑर्गन्स है, जिसमें जो हमारे 3 ऑर्गन्स हैं चेक एंड बैलेंस के, डॉक्ट्राइन जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा एक सिद्धांत है, इसके अंदर हम देते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये एक दूसरे में सेपरेट है बट एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। तो यहाँ पर नो सिंगल इंस्टीट्यूशन रिक्वायर द मोनोपोली ऑफ द पावर। आप अब पार्लियामेंट ही अपने आप को अनलिमिटेड मानने लग जाए, बट वो नहीं कर सकती, क्योंकि जुडिशरी कैन intervene in that law and can declare is null and void and violation of the basic structure doctrine, जो itself basic structure doctrine का पावर का प्रोविजन ही है, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है। ठीक है, फिर हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट पावर अक्रॉस
डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइक द, हम यहाँ पर हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेड पावर की, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंटेड पावर है, मतलब हॉरिजॉन्टली मतलब वर्टिकली, दिस इज कॉल्ड वर्टिकली, ऐसे लंबी लाइन में वर्टिकली कहते हैं और इसको हॉरिजॉन्टली कहते हैं। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली सब पावर है अक्रॉस द इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड इवन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक इलेक्शन कमीशन। हमारी इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324 के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है। इंश्योर करता है, ठीक है। इंटेलिजेंस सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस की बात करता है, फैसिलिटेट द सक्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही अच्छा एक वेल स्टैब्लिश डायग्राम है ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंस का। सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस अमंग द ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी होता है। फिर अपॉइंट टू टिल वैकेंसीज, फिर क्या ये वीटोज, कॉल, स्पेशल सेशंस रखते हैं, फिर बेसिकली इसको इंटरवीन करते हैं, ये इसको डिटरमाइन करते हैं, ये ऐसे करके पूरा एक फुल फ्लो चार्ट है कि कैसे हमारा चेक एंड बैलेंस होता है। Another important aspect of the intelligent institution design is the constitution must strikes इंटेलिजेंट, जो हमने एक इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन देखा, उसमें हमारा है कि कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन certain values, norms and procedures as authoritative, same time allows flexibility in the operation to adopt and changing needs of the circumstances। इसमें अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास अपना इतना फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ कि इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंग वो पीपल के एस्पिरेशन एंड नीड को टैकल करते हुए चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि सेम कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन द जनरेशन नहीं चल सकता। साथ ही साथ इतनी रिजिडिटी होनी चाहिए टू रिजिड अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट कि एक कोई सिंगल इंस्टीट्यूशन उसको चेंज ना कर पाए अकेले, ठीक है। वेट टू चेंज नहीं कर पाया कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अदर हैंड टू फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, टू रिजिड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ ब्लेंडर ऑफ बोथ। तो इसी में आप स्पेशल मेजॉरिटी होती है, सिंगल मेजॉरिटी होती है, ऐसे टाइप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी होती है। ये सारी मेजॉरिटीज़ का यूज़ होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होता है, और ये उसी का बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर ताश पे ऐसे मतलब ताश के पूरे कस्टल ऑफ कार्ड्स पे रहेगा। देखिए कस्टल ऑफ कार्ड्स, रीड द कार्टून। बेसिकली इस कार्टून में क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूशन है कस्टल ऑफ कार्ड मतलब पैलेस ऑफ कार्ड में से ये ताश है ना जो हमारे कार्ड्स की महल पे कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है। अगर ये कार्ड सिंगल्स होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन दह जाएगा, बट कार्ड्स अगर इंटरबाइंड होंगे एक दूसरे से, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन से बने होंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा, क्योंकि सिस्टमेटिकली डिज़ाइंड है। तो इसका मतलब क्या है, सिस्टमेटिकली डिज़ाइंड इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग कोर वैल्यूज एंड अडॉप्टिंग दैम टू न्यू सर्कमस्टेंसेस की बात हो रही है। तो देखिए हमें कोर वैल्यू तो प्रिजर्व करना है, कोर वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ, जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात हुई, जिसमें कोर वैल्यू में क्या बात होती है, हमारी इक्वालिटी, लिबर्टी की बात होती है, हमारी लिमिटेशन, पावर ऑफ द लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट होता है, ठीक है। साथ ही साथ हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हमारे कोर वैल्यू से, साथ ही साथ उसको अडॉप्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यू सर्कमस्टेंसेज। अब फंडामेंटल राइट में भी हमारा अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट में EWS के रिजर्वेशंस आए, स्पेशल माइनॉरिटी के नीड्स में भी रिजर्वेशंस आए, जॉब में रिजर्वेशन देखने को मिल रहा है। तो डिफरेंट हमें अलग अलग फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से रिजर्वेशंस देखने को मिल रहा है, जो कि फंडामेंटल राइट में चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होगा। तो इसी से हमें पता चल रहा है कि जो कोर वैल्यू तो प्रिजर्व करता है, साथ ही साथ अडॉप्ट करता है न्यू सर्कमस्टेंसेज को अकॉर्डिंग द टाइम एंड द नीड ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। यू नोटिस द विजडम ऑफ मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑन चैप्टर देखिए, मैंने आपको कहा था ना लिविंग डॉक्यूमेंट एक चैप्टर आएगा, चैप्टर 9, उसमें देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। मतलब वो डेड डॉक्यूमेंट नहीं है, वो लिविंग डॉक्यूमेंट है, टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। बाय स्ट्राइकिंग बैलेंस between the possibility to change the provision and the limits on the such changes, the constitution has ensured that there will be a survival of document respective article. This arrangement also ensure that no section of the group can on its own subvert the constitution. Basically there is a इसमें अमेंडमेंट्स की भी प्रोविजन देखें, जिसमें सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। तो इसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी होते हैं। तो यही हमारे फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी का कॉन्सेप्ट लाता है कि टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो हार्म द कॉन्स्टिट्यूशन, टू रिजिडिटी बिकम अ डेड डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहीं से हमारी बात आ रही है, पढ़ेंगे। सिकली द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्ड दैट द पावर वाज इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट वाज नॉट इजी फॉर एनी ग्रुप टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बेसिकली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के
3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट थे, उनमें डिफरेंट पावर्स को इक्वली डिवाइडेड किया गया कि नहीं, ताकि वो उसको सबवर्ट ना कर सके कॉन्स्टिट्यूशन को। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरीवन सम रीजन टू गो अलॉन्ग विद इट? मोस्ट ऑफ दिस बुक्स इज अबाउट द, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कुछ ऐसा रीजन दिया एवरी सिटीजन को, क्या ऐसा कोई प्रोविजन दिया जिससे सिटीजन्स को खुद लगे कि हाँ वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बाइट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकस ऑफ पीपल्स होप्स एंड एस्पिरेशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन पे भार होता है कि पीपल का होप एंड एस्पिरेशन देखें। एबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू कमांड, वॉलंटरी एलिजियंस होते हैं ऑफ द पीपल, डिपेंड अपॉन द सर्टेन एक्सटेंट अपॉन वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस अंडरलाइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक मस्ट आंसर दीजिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो कि हमें पूरे इस चैप्टर में धीरे धीरे मिलेगा, ठीक है। हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन मेड? अब हमारा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग आया कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली मेड कैसे हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच हैड बीन इलेक्टेड अंडर अनडिवाइडेड इंडिया। बेसिकली इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण तब हुआ था जब इंडिया डिवाइडेड नहीं हुआ था बिटवीन द पाकिस्तान एंड द इंडिया। फर्स्ट सिटिंग वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सिटिंग हुई थी। रीअसेंबल्ड एट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947। फिर रीअसेंबल्ड हुए थे डिवाइडेड इंडिया में 14 अगस्त 1947 में। इट्स मेंबर वर चूजन, अब उनके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो बन गया जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बट उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर्स कौन कौन थे, बेसिकली वो मेंबर्स कैसे आए वहाँ पर, क्या वो पीपल के जनमत संग्रह के अंदर आए, पीपल का वहाँ पर कोई की इन्वॉल्वमेंट थी कि उन्होंने पावर दिया टू प्रोवाइड द लेजिटिमेसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज को अगर आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो जो स्टेट होते हैं, स्टेट के जैसे एमएलएज होते हैं ना, जिसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बोलते हैं। आप बस स्टेट को प्रोविंसेस मान लीजिए, तो वहीं पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब हो जाता है एमएलएज के थ्रू आए थे, दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि मेंबर्स वर चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, बेसिकली एमएलएज, एंड अंडर द इंडियन गवर्नमेंट। आपसे पूछ सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ विच फॉलोइंग एक्ट के अंदर आया था, तो 1935 के अंदर आया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज कंपोज्ड roughly on the line suggested by the plan proposed by the committee of British cabinet known as cabinet mission के अंदर प्रपोज हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यहाँ पे देखिए लॉर्ड वेवेल जो कि उस समय वॉइस रॉय थे, विद मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट कैबिनेट मिशंस के मेंबर्स हैं एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पिक्टिक, लॉरेंस, लॉर्ड वेवेल्स एंड सर सेफ्ट क्रिप्स लाइन के ऊपर भी आपने पढ़ा होगा। तो ये हमारा 1937 के समय का इंडिया है। स्टेट शेड्यूल्ड बाय द लार्जेस्ट पार्टी, तो जो हमारे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ब्लू कलर में आप देखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय कितना प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी था। ये देखिए हर जगह उसी का ही दबदबा देखने को मिल रहा है, क्योंकि उस समय वही बहुत प्रोमिनेंट पार्टी थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूरा मूवमेंट लड़ा था। फिर यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में देखने को, यूनाइटेड पार्टी सिंध में नो इलेक्शन हेल्ड हुआ था। यहाँ पर कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पर इलेक्शंस नहीं हुए थे। फिर प्रिंसली स्टेट थे, डिड नॉट पार्टिसिपेट, बेसिकली प्रिंसली स्टेट ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। प्रिंसली स्टेट में राजा का दबदबा था, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, ये सब हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान ईच प्रोविंसेस, अब इस प्लान में था कि कैबिनेट प्लान में ईच प्रोविंसेस मतलब हर एक स्टेट, प्रोविंसेस को आप स्टेट मान के चलिए तो और इजी हो जाएगा समझने में। हर एक स्टेट, ईच प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट, हर एक स्टेट और प्रिंसली स्टेट में बेसिकली मोनार्की थी। मोनार्की में क्या था, उनके किंग थे, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर। आप पूरी क्लास 12 में पूरी कहानी पढ़ेंगे कैसे कैसे इनका बाल्कनाइजेशन को खत्म करके पूरा एक यूनाइटेड इंडिया बनाया गया। सारे प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट को कैसे किया गया। उस समय हम देखें तो 565 के अराउंड हमारे प्लस प्रिंसली स्टेट्स देखने को मिल रहे थे। तो ये 565 को कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इकट्ठा किया, तो ये पूरी कहानी है। और जैसे कैसे जम्मू एंड कश्मीर की कहानी देखने को मिलेगा। अभी आप रिसेंट मूवी आई है हमारी, समथिंग आई एम फॉरगेटिंग द नेम, मानिक शाह। यस, मानिक शाह में आप देखेंगे कैसे जम्मू एंड कश्मीर को कंसोलिडेट करने के लिए कैसे मानिक शाह विद मेनन जी कैसे जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर राजा को
बनाने, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट 565 के अराउंड थी, प्लस थी। फिर हमारी प्रोविंसेस भी थी, जिसको आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। तो ईच प्रोविंसेस एंड ईच प्रिंसली स्टेट्स और ग्रुप ऑफ स्टेट्स, अगर प्रिंसली स्टेट्स कम थे तो ग्रुप ऑफ स्टेट्स फॉर अलॉटेड सीट्स प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में उनकी सीट्स उनको दी गई थी, ठीक है। रफली इन द रेशियो ऑफ 1 सीट ओवर 10 लाख पॉपुलेशन, 10 लाख के हिसाब से 1 सीट दी गई थी, ठीक है। एज अ रिजल्ट प्रोविंसेस दैट वर अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, क्योंकि आप देखेंगे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट के अंडर होती है, नॉट एज अ पावर्स के बीच में, मतलब बेसिकली यूनाइटेड इंडिया का पार्ट है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो इंडिया के अंदर है, उसमें कोई ऐसा मोनार्की का दबदबा नहीं है, वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात हो रही है। तो जो प्रोविंसेस थे वो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंदर थे, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थे उसमें राजा रूल कर रहे थे, बट उसमें फॉरेन का जो रिलेशन था वो ब्रिटिश ही देखती थी। वर इलेक्टेड 292 मेंबर्स। तो स्टेट से आपके 292 आ गए पॉपुलेशन के हिसाब से। प्रिंसली स्टेट्स वर अलॉटेड मिनिमम 93 सीट्स, प्रिंसली स्टेट्स को 93 सीट्स मिली, ठीक है। तो इस हिसाब से बेसिकली पूरा इंडिया की बात करें, कुछ उस समय बड़ा इंडिया था, समथिंग लाइक दिस, अनडिवाइडेड इंडिया, पाकिस्तान का भी पार्ट था। तो इसमें 2 तरह के आपको डिवीजन देखने को मिलेंगे, स्टेट्स का, प्रोविंसेस, जिसको आप प्रोविंसेस भी कहेंगे, और एक प्रिंसली स्टेट। प्रोविंसेस जो थे वो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर थे, और जो प्रिंसली स्टेट थे वो किंग के अंदर थे। तो अब इसमें क्या हो रहा था, आपका जो कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें क्या था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन हो रहा था। तो इसमें क्या हुआ कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग को सीट दी गई, पर 10 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से 1 सीट आपको अलॉटेड थी। तो वहीं से देखें तो प्रोविंसेस से 292 सीट्स मिली और प्रिंसली को आप 93 सीट्स मिली, मतलब जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उसमें आपको टोटल 93 सीट्स मिली, एंड प्रोविंसेस में आपको 292 सीट्स मिली। देखिए इस तरह से हमारा कुछ बड़ा बटा हुआ था। देखिए इसी से पता चला प्रिंसली स्टेट्स हमारे पिंक कलर में है, एंड ब्रिटिश इंडिया का कलर हमारा ये येलो कलर में है। तो प्रिंसली में देखिए हैदराबाद की मैंने आपको बात की, जम्मू एंड कश्मीर भी हमारा प्रिंसली स्टेट था, फिर ईस्टर्न इंडिया था हमारा, मैसूर भी हमारा प्रिंसली स्टेट था, यहाँ पर जूनागढ़ भी होगा हमारा प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो ये देखिए टोटल 10 बिफोर इंडिपेंडेंस 389 थी, बिफोर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट, ब्रिटिश इंडिया में हमें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे, फिर कुछ चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस भी थे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव वाज नॉमिनेटेड फॉर 10 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से 1 सीट थी, ठीक है। यहाँ से हमारे 292 आए, द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से हमारे 4 आए, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 296 हो गए। ब्रिटिश इंडिया से, प्रिंसली से हमारे 93 आए, तो हमारे टोटल मिला के 389 सीट्स होगी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। ये अनडिवाइडेड इंडिया है, तो इसमें मतलब आपका पाकिस्तान की भी जो सीट्स है इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। सीट्स इन ईच प्रोविंसेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज। तो इसमें भी रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द कम्युनिटीज देखा जा रहा था, ऐसे कोई जनरल पर्सपेक्टिव से नहीं आया। तो इसमें भी आप मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल्स को दिया जा रहा था। जनरल्स में जो मुस्लिम और सिख्स नहीं है वो सारे जनरल्स के अंदर आ रहे थे। तो ऐसे उनको प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के हिसाब से उनको सीट्स रिजर्व की गई थी प्रोविंसेस में। Member of each community in the provincial legislative assembly elected their own representative by the method of प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये जो मेथड है हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर आप इस तरह पढ़ लीजिए कि इस मेथड के थ्रू इन्होंने इलेक्ट किया था। इसी मेथड के थ्रू हम अपने प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करते हैं, ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे, और राज्यसभा के मेंबर्स को भी इलेक्ट करते हैं। द मेंबर ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसली स्टेट वाज टू बी डिटरमाइंड बाय द कंसल्टेंट। बेसिकली किंग, प्रिंसली स्टेट की बात करें वो किंग बेसिकली कंसल्ट करके अपने किसी एक को रिप्रेजेंटेटिव को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजता। कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करते हैं। एज अ कॉन्सेंसस ऑफ द पार्टीशन अंडर द प्लान ऑफ 3 जून 1947 दो मेंबर हु वर इलेक्टेड फ्रॉम टेरिटरीज विच फेल अंडर पाकिस्तान सीज टू बी मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। मैंने आपको बोला 389 सीट्स थी, 292 सीट्स हमारी प्रोविंसेस से आई थी, 93 प्रिंसली स्टेट से आई थी और 4 चीफ कमिश्नर से आई थी। तो टोटल प्रोविंसेस की बात करें तो 290 लेट मी राइट, अगर टोटल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बात करें 389 सीट्स थी, ठीक है। अब ये अनडिवाइडेड इंडिया की बात हो रही है, इसमें आपका पाकिस्तान का भी पार्ट है। तो प्रोविंसेस जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंदर थे, प्रिंसली स्टेट जो कि ब्रिटिश रूल के अंदर डायरेक्टली नहीं थे। यहाँ से तो आपको पता है सीधा 93 सीट्स आ गई, इसमें कुछ लेना देना नहीं है। डायरेक्ट किंग ने कंसल्ट करके
अपने कुछ किंग के कुछ अपने मंत्री होंगे, उनसे कंसल्ट करके किसी एक मेंबर को भेज दिया होगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। यहाँ पर हमारे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थे और यहाँ पर हमारे 4 चीफ कमिश्नर्स थे। तो 4 में ये 4 आ गया, यहाँ के हमारे 292 थे। इन सबको मिला के हमारा 296 बना। अब हमारे 93 और 296 को मिला के हमारा 389 बना। जो ये 389 सीट्स थे ना, इसमें भी आपको पता है कम्युनिटीज में डिवाइडेड थे, मुस्लिम्स में थे, सिख्स में थे और जनरल लोगों में थे। तो ये सारे पॉपुलेशन के हिसाब से उनके सीट्स रिजर्व कर दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना विथ 389 सीट्स, इसमें आपका पाकिस्तान भी पार्ट था। तो मतलब पाकिस्तान उस समय इंडिया का अलग हिस्सा नहीं माना जाता था, इंडिया का पार्ट था पाकिस्तान। अब क्या हुआ, पाकिस्तान ने अपना टू स्टेट की मांग कर दी, टू स्टेट थ्योरी की बात कर दी उन्होंने, मांग कर दी। तो उसमें क्या हुआ, पार्टीशन के अंडर क्या हुआ, जो मेंबर थे जो कि पाकिस्तान की टेरिटरी में आ रहे थे, उन्होंने अपने आप से सीज कर दिया तो बिकम अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो उससे क्या हुआ, नंबर ऑफ मेंबर इन द असेंबली वाज रिडक्टेड टू जो, अब उससे क्या हुआ 389 थे टोटल। अब क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जमीन थी, बेसिकली जितनी भी टेरिटरी थी, जितने भी लोग उस टेरिटरी के अंदर से आ रहे थे, उन्होंने अपने आप को हटा दिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबरशिप से। तो अब क्या बचा, 389 से 299 लोग रह गए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आफ्टर पार्टीशन। ठीक है, आफ्टर पार्टीशन 299 थे, बिफोर पार्टीशन 389 थे। ठीक है, आपको इतना याद करना स्टोरी। फिर उससे क्या हुआ, 284 मेंबर्स वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन जनवरी 1950 एंड एडेड देयर 24 सिग्नेचर टू कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली पास। तो उसमें क्या हुआ, 299 थे डिवाइडेड इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया में 389 थे। उसमें भी क्या हुआ, 26 नवंबर 1939 में आपको 289 से 284 रह गए। बीच में हो सकता है किसी की डेथ हो गई हो, किसी को लग रहा हो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उनकी बात नहीं सुनी जा रही, उन्होंने रिजाइन कर दिया हो, समथिंग लाइक दिस, और किसी को आना ही नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स जो कि बेसिकली कंसल्टेंट के थ्रू आए थे, तो 284 ने पार्ट किया, उसमें से 24 लोगों ने सिग्नेचर किया एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन जब पास हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 26 जनवरी 1950। Constitution came into force in 26 January 1950. Constitution was framed against the backdrop of the horrendous violation that पार्टीशन के समय में हुआ था। बेसिकली उसी समय हमारा पार्टीशन हुआ। आपसे तो भाग मूवी भी देख सकते हैं, इसमें पार्टीशन की पूरी स्टोरी देखने को मिलती है। ट्रिब्यूट टू द फॉर्टिट्यूड ऑफ द फॉर्म फ्रेमर्स ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन द इमेंस प्रेशर। उस समय पार्टीशन चल रहा था, उस समय इतने दंगे चल रहे थे। अब इतना वुमेन अगेंस्ट वायलेंस देखने को मिलेगा। मास वुमेन एज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को देखा जा रहा था। ठीक है, तो इतने इमेंस हैंड इतने हॉरेंडस वायलेशन के अगेंस्ट उन्होंने कैसे इमेंस प्रेशर में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर ने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स ने, आर फाउंडेशन फादर ने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण किया, जो स्टिल प्रेवलेंट है एंड स्टिल इन देयर लिविंग डॉक्यूमेंट फेज में है, जो कि एक इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन प्रूफ हुआ है सो फार। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज committed to be a new concept of citizenship where not only would minorities be secure but religious identity would have no bearing on the citizenship right। मैंने आपको बात कर ली थी, religious identity citizenship का क्राइटेरिया नहीं है। ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर रिलीजन से होगा तभी आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा। देयर आर सम अदर सेकुलर eligibilities which is mentioned in India to gain a Indian citizenship। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए member of the assemblies were not elected by universal suffrage। There was a serious attempt to make a assembly a representative body। मतलब उस समय आपको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का कोई ऐसा चल नहीं रहा था। बेसिकली 18 साल से, अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिनके पास वोटिंग का राइट है, वो बेसिकली वोट करके रिप्रेजेंटेटिव चुनते, जो कि अभी रिसेंट सिनेरियो में देखने मिलता है जनरल इलेक्शन में, एमएलएस के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस में। पर उस समय क्या होता है, ऐसे कोई यूनिवर्सल सरफराज का कोई वो नहीं था, क्योंकि इंडिया उस समय 1947 से पहले आया था और जी सारे प्रोविजन आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद आए हैं। ठीक है, तो उस समय ऐसे सीरियस अटेम्प्ट किया गया था कि इंडिया को पूरा हाईली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाया जाए। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उस समय ऐसी तरह दिख रहा था। तो मेंबर ऑफ ऑल रिलीजियस वर गिवन रिप्रेजेंटेशन, देयर इज अ फुल रिप्रेजेंटेशन अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज। असेंबली 28 मेंबर्स वर फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं।
ठीक है। तो 28 मेंबर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट से थे, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस डोमिनेटेड द पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उन्होंने पूरा पॉलिटिकल स्ट्रगल किया था ऑफ इन द ड्यूरिंग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। असेंबली occupied the many as 82% seats in the assembly. After partition, Congress itself was such a diverse party that it managed accommodation almost all shades of opinion within. मतलब बेसिकली INC को अम्ब्रेला पार्टी भी बोला जाता है। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक बहुत ही अच्छा स्पीच इन द फॉर्म ऑफ दिया गया है। वी मस्ट मेक आर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एज अ सोशल डेमोक्रेसी एज वेल एज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कान लास्ट अनलेस देयर इज अ लाइज बिटवीन बेस ऑफ द सोशल डेमोक्रेसी। बेसिकली ट्रिनिटी ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात की है, सोशल डेमोक्रेसी की बात की है एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की ही बात की है, ठीक है। इट मीन्स a way of life which recognize liberty, equality and fraternity, ठीक है। Principle of life, principle liberty, equality and fraternity not be treated as separate items in a trinity. They form a union of trinity sense that diverse of one other. Basically जो हमारी trinity है, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी की, इनको अकेले नहीं देखना चाहिए, इन तीनों को एक साथ देखना चाहिए। वन लीड टू अदर एंड अदर लीड टू अनदर। तो ये पूरा एक यूनियन ऑफ ट्रिनिटी होना चाहिए। लिबर्टी कान बी डाइवर्स फ्रॉम इक्वालिटी, इक्वालिटी कान बी डाइवर्स फ्रॉम लिबर्टी, नॉर लिबर्टी एंड इक्वालिटी बी डाइवर्स फ्रॉम फ्रेटर्निटी। विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी। समझ रहे हैं आप? लिबर्टी तो होगी लेकिन इक्वालिटी नहीं होगी तो क्या होगा? मेजॉरिटी माइनॉरिटी को सरपास कर देगा। इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव, ठीक है। इक्वालिटी होगी लेकिन फ्रीडम ही नहीं होगी, मतलब आपको समानता दी जाएगी लेकिन समानता में आपको फ्रीडम, मतलब आपको फ्रीडम नहीं, लिबर्टी नहीं दी जाएगी तो उसमें आपको इंडिविजुअल इनिशिएटिव नहीं नजर के आएगा। विदाउट फ्रेटर्निटी लिबर्टी एंड इक्वालिटी वुड बिकम अ नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग। तो ये हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी की यूनियन ऑफ ट्रिनिटी की बात की है, जिसमें आपको इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी को एज अ कंपाइल प्रिंसिपल देखना, नॉट अ सिंगल सेपरेटेड वन। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन के अंदर आता है कि इंटरेस्ट ऑफ द होल नेशन इन द माइंड, मतलब उन्होंने सारे जो भी देयर वाज ऑफन डिसएग्रीमेंट अमंग द मेंबर्स, बट उन्होंने डिसएग्रीमेंट होने के बावजूद उन्होंने एक यूनिवर्सल कंसेंसस पे आते हुए इंटरेस्ट ऑफ द ऑल द होल नेशन को माइंड में रखते हुए उन्होंने काम किया सेल्फलेसली। देयर वाज अ लेजिटिमेसी differences principle and the differences were many. should India adopt, तो जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अनडिवाइडेड इंडिया था उसमें 299 लोग जो रह गए थे, उन्होंने उसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस अराइज हुए, उनमें भी डिफरेंसेस इन द वे ऑफ शुड इंडिया अडॉप्ट सेंट्रलाइज्ड or decentralized form of the government, should there is a relation between the state and the center, should there is the power of the judiciary, what should be the power of the judiciary, ये सारे डिबेट्स देखने को मिले, बट ये सारे डेलिब्रेशन के समय, और शुड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द राइट। साथ ही साथ देयर इज द प्रोविजन द इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिवर्सल सफराज, मीनिंग दैट, और यहाँ पर बस एक ऐसा प्रोविजन था जिसमें आपको डिबेट देखने को नहीं मिलता, जो आपको यूनानिमस होके आपको सबका सहमति मिलती है कि हमें यूनिवर्सल सफरेज लेना चाहिए, जिसमें क्या है, मीनिंग दैट ऑल सिटीजन्स reaching at a certain age would be entitled to voter irrespective of religion, race, caste, education, gender और income, ठीक है। तो ये पूरी बात हो रही है, कैसे डेलिब्रेशन की बात हो रही है, डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन की। पब्लिक रीजन की बात हुई है, members of the assembly plays a great emphasis on discussion and reasoned arguments की बात हुई है, मतलब डायलेक्टिक प्रिंसिपल की बात हुई है इसमें, थीसिस, सिंथेसिस, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस के वे में, जो पावर ऑफ डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन के वे में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो डिबेट्स चले इतने, उसी के दौरान जो हमारे डिबेट्स के दौरान जो नए नए न्यू आइडियाज़, इनोवेशंस आए प्रिंसिपल्स को लेके, स्पिरिट्स को लेके ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वही बेसिकली आज हमारे रिसेंट मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। गिव प्रिंसिपल्स टू मेंबर्स ऑफ देयर पोजीशंस। देखिए हमारे रिसेंट जो प्रधानमंत्री संग्रहालय में देखने को मिलेगा, द वेरी ऑफ द गिविंग द रीजन टू द अदर मेक यू मूव
away from the simply a narrow consideration of your own interest, because you have to give reason to the other to make them along with the people. Voluminous debates in the Constitutional Assembly, where each clause of the Constitution was subjected to the scrutiny and debate. It is a tribute to the public region at its base. कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी डिबेट्स एंड डिस्कशन होते थे उसको स्क्रूटनाइज करते थे, स्क्रूटनाइज करते थे, फिर वो पब्लिक रीजन्स पे जाते थे, फिर वो पब्लिक के ओपिनियंस को लेके फिर वो गैजेटेड के फॉर्म में आते थे. तो इसी से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये पूरा प्रोसेस था, जिससे सारे एक एक क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुई, डिबेट्स हुई, डेलिब्रेशन हुई, तब जाके वो एक पूरा एक आर्टिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में आया. दिस डिबेट डिजर्व टू बी memorialized as one of the most significant chapter in the Indian history of constitution making, equal in importance to the French and the American revolutions. की बात हो रही है. Procedures की बात कर लेते हैं. Importance of public region was emphasized in the mundane procedure of the assemblies as well. Constitution Assembly had 8 major committees. आपको committees की बात होगी, आप लक्ष्मीकांत में देखेंगे कि 8 major committees है, उसके सारे heads की बात की गई as well as members की. Constitutional Assemblies had 8 major committees on the different subjects. Usually Jawaharlal Nehru, Rajendra Prasad, Sardar Patel और B.R. Ambedkar chaired these committees. These were not men. ठीक है, ये हमारे अम्बेडकर जी एंड राजेंद्र प्रसाद है. प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर अम्बेडकर, ग्रीटिंग ईच अदर. ये हमारे आफ्टर कंपाइलेशन, आफ्टर सक्सेसफुल introduction of the after a successful making of the constitution, there is a picture of our constitution assembly members. All work together. Each committee usually draft a particular provision of the constitution with their subject to debate the entire assembly. Usually an attempt was made to reach a concession with the brief that provision agreed by the all would not be detrimental to any particular interest. ठीक है, बेसिकली कंसेंसस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में. जो भी प्रोविजन आए थे ऐसे ही नहीं पास हुए गए थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आपको प्रोविजन आए थे वो 299 लोगों के डिफरेंट आइडियोलॉजीज, माइंड्स, ओपिनियंस को लेके आए थे. जो कि आपको पता चला जब 299 लोग मेजॉरिटी के हिसाब से एक पर्टिकुलर बिल को स्क्रूटनाइज करेंगे, डेलिब्रेट करेंगे, डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो उसके बाद आपको देखेंगे कितना अनबायस्ड एंड फिल्टर्ड आर्टिकल या प्रोविजन बन के आएगा. तो बेसिकली रीजनेबल एंड जस्टिफाइड होगा फॉर द मासेस के लिए. ठीक, पर्टिकुलर इंटरेस्ट, सम प्रोविजंस वर सब्जेक्ट टू द वोट, बट इन ईच स्टेज एवरी सिंगल आर्ग्यूमेंट, क्वेरी और कंसर्न वाज रिस्पॉन्डेड विद द ग्रेट केयर. ठीक है, सी देखिए यहाँ से किसी को ये देखिए कार्टून कितना अच्छे से बता रहा है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट्स हो रही थी. तो आपको पता चलेगा ट्रूथ बहुत सब्जेक्टिव है. कर्कोगार्ड आप एथिक्स में करके एक थिंकर पढ़ेंगे कर्कोगार्ड के ऊपर. ठीक है, क्विकोगो, बेसिकली उनको अगर प्रोनाउंस करें क्विकोगो, ऐसे बाय वर्ड्स प्रोनाउंस करें तो किर्केगार्ड, जो बेसिकली बोलते हैं ट्रूथ बहुत सब्जेक्टिव होता है. तो बेसिकली पर्सन ए के लिए यहाँ से आप देखें तो 4 पिलर्स नज़र आ रहे हैं, वहीं पर्सन बी के लिए आप यहाँ से देखें तो पिलर्स 3 नज़र आ रहे हैं. तो सब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रूथ है कि ये भी सच बोल रहा है, वो भी सच बोल रहा है. तो इसी को डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन के थ्रू 3 पार्टी थर्ड पर्सन आएगा, वो बोलेगा कि बेसिकली ये ट्रूथ कौन सा है. तो इसी कुछ वे में आर्ग्यूमेंट्स एंड डिस्कशन के ऊपर ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना. इन राइटिंग असेंबली मेट 186 days spread over 2 years and 11 months. Its session was open to press and public alike. ठीक है, अभी तक भी देखेंगे पब्लिक स्क्रूटनी के लिए हमारा जो लोकसभा का और राज्यसभा का है, जो लोकसभा का आप देखेंगे चैम्बर है, वहाँ पर जो अपर रेलिंग होती है वहाँ पर आपको रिपोर्टर्स एंड पब्लिक लोग के बैठने की अरेंजमेंट होते हैं कि ताकि रिपोर्टर्स प्रेस रिलीज कर सके, पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव की आइडियोलॉजीज देख सके, क्या डिबेट्स हो रही हैं सेशंस में वो देख सके. आई हैव रियलाइज दैट एज नोबडी एल्स कुड हैव विद दैट zeal and devotion the member of drafting committee and especially its chairperson Dr. Ambedkar, in spite of his indifferent health, have worked. We could never make a decision which could ever so right, and when we put him on drafting committee and made him its chairperson, he was not only justified his selection, मतलब उनको ऐसे ही नहीं बना दिया था डॉक्टर अम्बेडकर को एज अ चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी. उन्होंने अपने इस पोजीशन को जस्टिफाइड किया, सिलेक्शन जस्टिफाइड हिज सिलेक्शन, but has added luster to the work which has
done. In this connection, it would be invidious to make any distinction among the other members of the committee. I know they have all worked with the same zeal and devotion as the chairperson and they deserve the thanks of the country. ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के वर्ड्स हैं जिन्होंने बेसिकली पूरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ईच एंड एवरी मेंबर्स को थैंक यू बोला है, बट ऑल्सो रिकॉग्नाइज द सिलेक्शन the justified selection of the B.R. Ambedkar and their work in how his work luster our constitution. The president of the Constitution Assembly, Dr. Rajendra Prasad, and chairperson of the drafting of Dr. Ambedkar greeting each other. Okay. Inheritance of the national movement. तो हमें पता है नेशनल मूवमेंट्स को कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इनहेरिटेंस दिया था. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अ प्रोडक्ट ऑफ असेंबली that produces assembly as a diverse constitutional assembly of India could not have functioned. There was no background consensus on the main principle of the constitution should enshrine. ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसे मेन प्रिंसिपल्स हमें पहले से ही पता था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में होंगे. इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय में ही आए थे. प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड एनश्राइन दीज प्रिंसिपल वर फोर्स्ड ड्यूरिंग द लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम in way constitutional assembly was giving concrete shape and form of the principle it has inherited. बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने वो सारे प्रिंसिपल्स को इनहेरिट किया जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय में लड़े जा रहे थे, जिसके लिए लड़े जा रहे थे फॉर डिकेड्स. ओके, उन्होंने आइडियोलॉजी थे नेशनल मूवमेंट फॉर डिकेड्स प्रीसीडिंग promulgation of the constitution. Nationalist movement had debated many questions that were relevant to of the making of the constitution. The shape and form of the government India should have, values India should uphold, inequality should overcome. ये सारे questions हमें debates में देखने को मिले. Perhaps the best summary of the principle that the nationalist movement brought to constitutional assembly is the objective resolution. बहुत important हमारे ये word हो जाता है objective aims and objective resolution. The resolution that defined the aim of the assembly, moved by Nehru ji in 1946. This resolution encapsulated the aspiration and values behind the constitution. Previous terms as subjective provision of the constitution is inspired by and summed up by the values incorporated in the constitution or objective resolution. Based on this resolution, our constitution gave institutional expression to these fundamental commitments: equality, liberty, democracy, sovereignty and the cosmopolitan identity. तो बेसिकली एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था हमारा, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू मूव किया गया था 1946 में. तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली हमारा एक गाइडिंग प्रिंसिपल था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे वर्क करेगी. बेसिकली एम एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस पे हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना. अगर बात करें प्रीएम्बल बना, जो प्रीएम्बल हमारा पूरा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस पे था. अगर उसकी एक्सप्रेशन देखें कि उसमें इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन की बात करें तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोवेनिटी की बात की गई, कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी की बात की गई है. Established government that fulfill promises and यहीं पे हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट का सारे जितने भी एस्पिरेशन थे उसको रखा गया. हमारे ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मेन पॉइंट्स हैं, जिसमें क्या क्या बात हुई है. इंडिया एज इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक. आप द इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंगली सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सेकुलर, ऐसे करके पूरा गया हुआ है. तो यहीं पे देखिए इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक की बात है. इंडिया शैल यूनियन ऑफ अर्स्टवाइल ब्रिटिश इंडिया, टेरिटरी इंडिया स्टेट एंड अदर पार्ट्स आउटसाइड इंडिया, जिसमें आर्टिकल आप कितने से आप देख सकते हैं 2, 3 and 4 में ये बात की है टेरिटरीज ऑफ इंडिया की. यूनियन शैल ऑटोनोमस यूनिट्स एंड एक्सरसाइज ऑल पावर एंड फंक्शंस, ऑल फंक्शन अथॉरिटी सोवरेन इंडिपेंडेंट होना चाहिए. ये सारे ऑब्जेक्टिव एंड रेजोल्यूशन की बात है. ठीक है. ऑल पीपल ऑफ इंडिया शैल हैव ग्रांटेड सिक्योर सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, ये हमारे प्रीएम्बल का पार्ट है. जस्टिस इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये भी हमारे प्रीएम्बल का पार्ट है. इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल फ्रीडम की बात हुई, जो हमारे इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 में बात की गई है. आर्टिकल 19 में हमारे फंडामेंटल फ्रीडम की बात है, जिसमें हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन नहीं, एसोसिएशन एंड एक्शन की बात की गई है. माइनॉरिटी बैकग्राउंड की बात की गई, डिप्रेस क्लासेस की बात की गई, जो हमारे आर्टिकल 26 से 30 के बीच में देखने को मिलता है. टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात की, रिपब्लिक एंड सोवरेनिटी की बात की, जो हमारे आर्टिकल 1, 2, 3 में देखने मिलता है. इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की बात करें, जो कि हमारे लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड जुडिशरी ब्रांच की बात हो रही है.
डिवीजन ऑफ पावर की बात हो रही है, ठीक है। दिस लीड टू involved the most balanced governmental arrangement. Makers of the constitution did not hesitate to learn the experiment of its past countries. Basically constitution assemblies ने बहुत सारे different countries के constitution को देखा, उनको scrutinize किया, उनको read किया, तभी जाके हमारे एक ऐसा constitution बना जो different constitution different countries के constitution के unsuccessful attempts को भी analyze करने के बाद एक successful constitution बना, जिसमें हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके की कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें हम देखेंगे बोरोइंग करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें क्या क्या बोरोइंग मिला, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी को कैसे हमने किया, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे इंस्पिरेशन है कैसे हमारे यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। One likes to ask whether there can anything new in a constitution framed at this hour of the Indian history world. बेसिकली सब आप देखेंगे कि क्रिटिसाइज किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द वर्ड्स ऑफ कि ये बोरोइंग डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर इंडिया का ऐसा कुछ अपना कुछ इंस्पिरेशन नहीं है, अपना कुछ स्पिरिट नहीं है, ये सारे के सारे प्रोविजंस बोरो किए गए। तो वही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट अराइज होता है कि ऐसा वन लाइक आस्क टू वेदर देयर कैन बी एनीथिंग ऑफ न्यू, क्या यहाँ पर कुछ न्यू आया है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि सब चीज़ इतना बोरो कर लिया गया है। तो इफ़ देयर कैन बी एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम एट दिस आर वेरिएशन मेड रिमूव द फॉल्ट्स एंड अकोमोडेशन। तो अम्बेडकर जी कहते हैं, जब किसी ने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने कहते हैं कि ओनली न्यू थिंग इफ़ देयर कैन बी एनी इन अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम सो लेट इन द डे आर बी वेरिएशन मेड रिमूव। ये जो हमारे बोरोइंग हुए ये रिमूव ऑफ फॉल्ट्स हैं, वेरिएशन एंड रिमूव ऑफ फॉल्ट्स है, जो कि अकोमोडेशन ऑफ द नीड ऑफ द कंट्री है। कंट्री के डिमांड एंड एस्पिरेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से जो प्रोविजन बोरो किए गए हैं वो रिमूव ऑफ फॉल्ट्स हैं और कंट्री के नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके अडॉप्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऐसे ब्लाइंड बोरिंग नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बोरो किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को। ठीक है, अब ये हमारा एक पूरा एनसीईआरटी में से चार्ट प्रोवाइड है जिसमें बताया गया कि कौन सा पार्ट कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इलेक्शन का मेथड है जो कि बोरो किया गया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलते हैं, वो सारे यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं। यूएसए के क्या चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात की गई है। कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का बात क्या होता है, अ फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में जैसे कि इमरजेंसी के समय में स्टेट की सारे पावर को डिसॉल्व करके सेंटर का रूल आ जाता है, तो ये क्वासी फेडरलिज्म की बात हो रही है जहाँ पर सेंटर थोड़ा स्टेट से ज़्यादा मजबूत है। आइडिया ऑफ रेजिडरी पावर की बात हो रही है, जो हम 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट देखते हैं, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। उसमें एक हमारा एक रिजर्व रेजिडरी सब्जेक्ट की भी प्रोविजन है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात हुई है जो कि हमारा प्रेम्बल का पार्ट भी है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की बात हुई है जो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर स्टार्ट करा था तब आप देखेंगे उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था ओवरव्यू, मतलब इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो वो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ ये कंक्लूजन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ये कंक्लूजन डायरेक्ट अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं अगर इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, it is a tribute to the wisdom and the foresight of the maker of the Constitution Assembly that presented a nation a document that enshrined fundamental values, highest aspiration shared by people. This is one of the reasons why this most intricate crafted document has not only survived but become a living reality. When so many other constitutions have perished with paper, they were the first written on. ये अपना इंडिया का फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि स्टिल रेलिवेंट है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ यूनिक डॉक्यूमेंट विच इन टर्न बिकम अ एग्जाम्पलर फॉर मैनी अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। मोस्ट नोटेबली साउथ अफ्रीका ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देख के ही अपना निर्माण किया। बेसिकली एज सच बोरोइंग नहीं था, दे वाज जस्ट नीड इंस्पिरेशन एज अ गाइडेंस। जैसे हम
यूपीएससी के समय में पीवाईक्यूज को एनालिसिस करने के बाद अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन के समय में भी क्या हुआ था, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट, उनको एनालाइज किया गया। उसमें से जो भी प्रोविजंस हमारी सोसाइटी को के अकॉर्डिंग दिख रहे थे, उन्होंने उनको अडॉप्ट किया। उसमें से सारे जो फॉल्ट प्रोविजंस है उसको रिमूव किया, उसको बेसिकली फ़िल्टर किया, अपनी सोसाइटी की नीड एंड एस्पिरेशन के हिसाब से मॉडिफाई किया, तब उसको जाके अडॉप्ट किया गया। जो कि ये आप कह सकते हैं ये पूरा ब्लाइंड बोरोइंग नहीं था, ठीक है। ऐसे देखने को मिलते हैं। तो अरेंजमेंट, इट वुड बी एबल टू अकोमोडेट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द टाइम टू कम। यू विल नाउ नो मोर अबाउट दिस अरेंजमेंट थ्रू द स्टडी ऑफ रिमेनिंग चैप्टर्स इन दिस बुक। तो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो चैप्टर है वो हम रिमेनिंग चैप्टर के हिसाब से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। हमारे प्रीलिम्स में पूछा गया, पीवाईक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन है ये। कॉन्स्टिट्यूशन वर डिस्कस ऑन द पब्लिक मीटिंग। इट वॉज द शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द, ये तो गलत हो गया, लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट है। केम फुली इनटू ऑपरेशन, फुली नहीं ऑपरेट हुआ था, कुछ प्रोविजंस के 26 जनवरी 1950 में हुए थे, सॉरी 26 नवंबर 1950 में 39 में हुए थे, और कुछ 26 जनवरी 1950 में हुए थे। तो इसमें से जो कि हमारे यूपीएससी सीएपीएफ एसी 2018 में पूछा गया। तो बताइए इसमें से कौन सा। द ड्राफ्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर डिस्कस इन पब्लिक मीटिंग। इट वॉज फ्रेम बिटवीन द दिसंबर 1946 और दिसंबर 1939। अब आप इसमें देख सकते हैं दिसंबर नहीं नवंबर होगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा बी। इसे पूछा विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से फंक्शन नहीं है। इट गिव द गारंटी टू द राइट ऑफ द सिटीजन। इट मेक आउट डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ पावर फॉर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज करेक्ट, डिवीजन ऑफ पावर की बात हो रही है। इट शेयर्स दैट गुड पीपल कम इन टू पावर। ऐसा सच कोई प्रोविजन नहीं है कि गुड पेपर है ये। ठीक, हमने जो फंक्शंस पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें हमने ये भी पढ़ा था डिवीजन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस की बात हो रही थी। ये वह ग्रांटेड, ये गारंटी करता है जस्ट बेसिक मिनिमल रूल्स प्रोवाइड करता है, जो कि हमारा फंक्शन 1 था। एंश्योर अ गुड पीपल कम इनटू पावर, ओके, इसको होल्ड करते हैं। गिव एक्सप्रेशन टू सम शेयर्ड वैल्यूज। हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट से शेयर्ड वैल्यूज लिए गए थे, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था, ये करेक्ट है। बट इट एंश्योर द गुड पीपल कम इनटू पावर। ठीक, जस्ट सोसाइटी प्रोवाइड करता है, बट ऐसा सच इंश्योर नहीं करता कि गुड पावर ही पावर में आए, गुड पीपल ही पावर में आए। बैड पावर भी पीपल में, बैड पावर, बट एज सच ऐसा कोई प्रोविजन प्रोवाइड नहीं करता कि ओनली गुड पीपल कम इनटू पावर। देयर इज ऑल्सो अ पीपल हु इज बैड एंड केम इनटू पावर। जिस पोलिटाइजेशन ऑफ कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता है, पोलिटाइजेशन ऑफ द कास्ट होता है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स की बात हो रही है, जिसमें बैड पीपल भी पावर में आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एज सच गुड पीपल की बात नहीं करता, वो बस बात करता है कि जस्ट सोसाइटी कैसे प्रोवाइड आ सके। ठीक है, तो हमारा इसका सी हो जाएगा। इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स में फिर से एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड रीजन टू कंक्लूड दैट द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज हायर दैन दैट ऑफ द पार्लियामेंट। ऑफकोर्स इससे तो सिंपल पता चल रहा है कि पार्लियामेंट अपनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन से लेता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन पावर पार्लियामेंट से अथॉरिटी लेता है। यहाँ पर लेक्स रेक्स है, ना कि लेक्स रेक्स है। यहाँ पर बात करूँ मैं आपको, जो मैं वर्ड बोल रही हूँ वो है लेक्स रेस। ठीक है, रूल बाय द लॉ। ठीक है, रूल बाय द लॉ के अकॉर्डिंग करना है। लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड बिफोर द पार्लियामेंट केम इनटू बीइंग, ये भी सही है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर मोर एमिनेंट लीडर दैन द लीडर ऑफ द पार्लियामेंट, ऐसा कुछ बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई हाउ पार्लियामेंट इज टू बी फॉर्म्ड एंड व्हाट इज इट्स पावर, ऐसा है। कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, गलत है, कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। बट इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, सी है हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी आंसर हो जाएगा इसका, मोस्ट अप्रोप्रिएट 1। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया। जीएस के लिए, मंथन के लिए मेंस का क्वेश्चन है, व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर अ कंट्री टू हैव अ क्लियर डिमार्केशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ द सच डिमार्केशन। बेसिकली इसमें डिवीजन ऑफ पावर की बात करें कि डिवीजन ऑफ पावर क्यों इंपॉर्टेंट है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी, जो 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर डिवीजन ऑफ पावर नहीं होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, उससे क्या इंस्टीट्यूशन में खतरा हो सकता है। हमने पढ़ा था सिस्टमेटिकली डिज़ाइन इंस्टीट्यूशंस, जिसमें कैसे उन्होंने चेक एंड बैलेंस के पावर्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सबवर्ट ना कर दें, जो एक इंस्टीट्यूशन का दबदबा ना हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर चेक एंड बैलेंस का डॉक्ट्राइन आया था। 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट की बात हुई थी, डिवीजन ऑफ पावर की बात हुई थी, सेपरेशन ऑफ पावर की बात हो रखी है। तो सारे आपको
इसमें सारे ये एस्पेक्ट डालने हैं, सारे डॉक्ट्राइन्स डालने हैं। एंड आपको साथ ही साथ केशवानंद भारती केस में हमारा द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया था, आपको उसमें भी डालना है, जिसमें लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ द पार्लियामेंट की बात की गई है। ठीक है, तो ये व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्लेस अ लिमिटेशन ऑन द रूलर्स, कैन देयर बी अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव्स अ नो पावर एट ऑल टू द सिटीजन। यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सिटीजन को कोई पावर नहीं देता। आपको पता है लेजिटिमेसी पाने के लिए आपके पास पब्लिक की ओपिनियन होनी चाहिए, पब्लिक की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तक भी केम इनटू बीइंग विद द पब्लिक ओपिनियन, विद द पब्लिक क्रेडिबिलिटी। रेफरेंडम की बात हुई, पब्लिक स्लाइड की बात हुई, डेमोक्रेसी की बात हुई है। तो यहाँ पर जब आप पब्लिक का डायरेक्ट इलेक्शन की डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो आपको पब्लिक के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द टूल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आप रेफरेंडम, पब्लिक साइड, डेमोक्रेसी की बात हुई है। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है लिमिटेशन ऑन द रूल, अगर रूलर्स पे लिमिटेशन नहीं होगा तो वो ट्रेनिंग हो जाए। डेमोक्रेसी कैन कन्वर्ट इनटू ट्रेनिंग ऑफ द रूलर्स एंड इट इज़ कैन बी कन्वर्टेड इनटू मोनार्की फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्पिरिट को ही डाइल्यूट कर देगा। सो फाइनली यहाँ पर हमारा इतना बड़ा चैप्टर क्लास 11th की चैप्टर 1 दिस ऑलरेडी गिव्स यू इमेंस knowledge about the chapter and the working of the constitution, and how constitution came into being, and the effectiveness of the constitution, how constitution provide a basic structure, basic rules and minimum coordination and assurance of the sedition. सारी ये समरीज पढ़ी हमने. So thank you everyone for watching this session and stay tuned for our next series of this NCERT Foundation series. Thank you everyone.